हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है कि समकालीन दक्षिण एशिया देशों में कौन कौन सा देश सम्मिलित है। यानी जनरली से देखा जाए तो भारत के पड़ोसी देश, यानी भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं वो समकालीन दक्षिण एशिया कंट्री के अंतर्गत आता है। अब देखा जाए तो भारत के जो पड़ोसी देश है और भारत है, इनमें जनरली कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो सभी देशों में मौजूद है। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया ना कि और एग्जामिनर के लिए भी फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि जनरल सी बात है दक्षिण एशिया देशों के सामान्य समस्याओं का यहाँ पर हमने विश्लेषण करना है कि दक्षिण देश जो है उन्होंने कौन कौन सी समस्या का जो है सामना करना पड़ा है। अगर आपको क्वेश्चन का मतलब पता हो ना और देश का नाम पता हो तो उनकी समस्या आप जनरली बता दोगे। क्योंकि देखा जाए अगर अमेरिका की बात किया जाए तो उन देशों में समस्या नहीं है, उनमें तो है आगे आपको पता है प्रोग्रेस कर रहे हैं। जनरली जो देखा जाए तो भारत के आसपास जितने भी पड़ोसी देश हैं उनमें आए दिन समस्या बनी ही रहती है। कभी बॉर्डर के रिगार्डिंग, कभी देश के रिगार्डिंग, कभी अपनों ही जो है जालों में फंस जाते हैं, क्योंकि ये सारे देश जो है डेमोक्रेसी फॉलो करता है और कई देश में डेमोक्रेसी आए दिन जो है सस्पेंड हो जाती है। ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ पर हम इन्हीं बातों पर जो चर्चा करना है कि दक्षिण एशिया देशों के सामान्य समस्याओं का विश्लेषण। तो सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि दक्षिण एशिया के देश में कौन कौन देश सम्मिलित हैं। जनरल सी बात है, सबसे पहले तो भारत ही आएगा, उसके बाद पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका। ये सारे के सारे देश जो हैं दक्षिण एशियाई देश में सम्मिलित है। अब देखा जाए तो सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर विभिन्नताओं से भरा हुआ समय काल है। यानी देखा जाए तो आपको यहाँ पर सबसे छोटी चोटी से लेकर सबसे बड़ी चोटी तक भी नज़र आ जाएगा। यानी हिमालय से लेके अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर जैसे विभिन्न प्राकृतिक क्षेत्र के हिस्सा है, जो कि इनको काफ़ी खास बनाता है। और ये नहीं कहिएगा कि दूसरे देशों से इसमें संसाधनों की कमी है। कहते हैं दूसरे देशों में संसाधन तो है ही नहीं जितनी इन दक्षिण एशियाई देशों में है। लेकिन जनरल सी बात है कि यहाँ पर हर चीज़ पे एक राजनीतिक होती है। आप भारत का ही देखिए, भारत किसी भी क्षेत्र में जो है कम नहीं है, सभी देशों से बराबरी करने के लिए तैयार है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं तो सबसे बड़ी समस्या भारत की जो है गरीबी, बेरोजगारी जो आम है, कत्ल, तो ये ऐसी सी समस्याएं हैं जो भारत को आगे बढ़ने नहीं देती है। और इन सब का कारण सबसे बड़ा जो है राजनीतिक नेता लोग होते हैं, क्योंकि इन्हीं के कारण जो है गरीबी बढ़ती चली जा रही है और देखा जाए तो बेरोजगारी भी बढ़ती चली जा रही है। तो ये सारी समस्याएं हैं और ये भारत की समस्या नहीं है, पाकिस्तान में भी ऐसा है। पाकिस्तान भी जो है भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, आतंकवादी समस्याएं इन सब से जूझ रही है। इवन कि देखा जाए तो भूटान भी अछूता नहीं है इन समस्याओं से। अब भूटान की बात करते हैं तो बांग्लादेश कहाँ इन समस्याओं से दूर रह सकता है। और नेपाल को तो आपको पता ही है कि चीन आए दिन जो है उसको परेशान करता रहता है और नेपाल भी अपनी समस्याओं से दूर नहीं रह सकती। मालदीव की वही हालत है और श्रीलंका में तो सरकार ही गिर गई है। सरकार तो वहाँ पर भी क्या कर रही है, इतनी कर्ज ले रखी है कि इसकी दुर्दशा जो है और देशों से बहुत ही बुरा हो गया है। तो देखा जाए तो ये कर्ज कौन लेते हैं? पॉलिटिकल नेता ही लेते हैं और वो देश के नाम से लेते हैं और सारे के सारे अपने जेब में रख लेते हैं। तो ये सारे कारण यहाँ पर समस्या जो है आम है। फिर भी हम पॉइंट के अंतर्गत इस समस्या को एनालाइज करना ज़रूरी रहेगा, क्योंकि आपको तो पॉइंट एग्ज़ाम में लिखना है। तो देखिए उनमें से आम समस्या कुछ यहाँ पर दिया है जिसको आपको कॉपी पे नोट भी करना है और याद भी करना है। सबसे पहली समस्या तो यही आती है जो कि मैंने बोला भी है, बताया भी है, गरीबी दक्षिण एशिया के सभी देशों के बड़ी संख्या में गरीबी से पीड़ित है। यानी देखा जाए तो सभी देशों में
गरीबियों की संख्या इतनी है कि बहुत बड़ी संख्या जो है गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रही है। इवन कि अगर भारत में देखा जाए तो लगभग 38% लोग गरीबी में जी रहे हैं और ये आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अब सोचिएगा कि सभी देश तो आगे तरक्की कर रहा है, तो भारत में गरीबी की प्रतिशत इतना अधिक क्यों बढ़ता जा रहा है? दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए कि जितना चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए। भारत अपने आप को बड़े बड़े देशों के समक्ष खड़ा करना चाहता है, लेकिन भारत के जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं उनको ये बात कभी भी समझ में नहीं आई है कि भारत में गरीबी, बेरोजगारी, अनपढ़ता बढ़ती चली जा रही है। अगर देश की कंडीशन अगर आपको ठीक करना है तो पहले देश के अंदरूनी बातों को ठीक करना पड़ेगा। कहते हैं अगर हम अपने आप को ही बेहतर बना ले तो हम सबके लिए बेहतर बन सकते हैं, लेकिन भारत का सोच ऐसा नहीं है। भारत में आप देखिएगा आए दिन बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, भूखमरी बढ़ती चली जा रही है, अनपढ़ता की दर बढ़ती चली जा रही है, लेकिन ये बात सरकारी आंकड़े में सब बात गलत दिखाई जाती है। कहते हैं बड़े बड़े देशों ने जो है सूरज पर जाने की कोशिश नहीं किया, लेकिन भारत ने जो है 400 करोड़ रुपया जो है इसमें झोंक दिया। आखिर हम गरीबी देखें कि अपने आप को हम चांद पे पहुंचाएं? कहते हैं ये सब मिशन के लिए बहुत सारे अमाउंट में पैसे लगते हैं, और ये पैसा कहाँ से आता है? भारत सरकार खुद तो नहीं कमाती है या मेहनत करने तो नहीं जाती है किसी देश में, वो तो आम व्यक्तियों से ही लिया जाता है। और आम व्यक्तियों से कैसे लिया जाता है? सरकार कैसे लेती है? सभी सामानों पर टैक्स लगा के, सभी सामानों की कीमत बढ़ा के। तो सोचिए भारत में गरीबी क्यों नहीं बढ़ेगा, क्यों बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी? जब हम इतने सारे पैसे जो हैं जो उन कामों पे लगा रहे हैं जिनका अस्तित्व जो है किसी को पता नहीं है। कुछ बातों पर अगर हम ना जानें तो ही हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि अगर हम अपने देश को, हम पृथ्वी को अगर संरक्षित कर लें तो हमें किसी दूसरे जो है ग्रहों पे जाने की आवश्यकता नहीं होती है। और आपको क्या लगता है कि इंसानों ने जो पूरे ब्रह्मांड को जो है कचरा का ढेर बना दिया है, क्या प्राकृतिक इंसानों को छोड़ देगा? संभव ही नहीं है। प्राकृतिक भी इसका बदला जरूर लेगा। आने वाला समय में देखिए कि ऐसे ऐसे आप घटनाओं से रूबरू होगे जिसका कोई जो है जवाब देने में सक्षम नहीं हो पाएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान अगर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लग जाता है तो प्रकृति उसको दिखा देती है कि तुम सर्वश्रेष्ठ नहीं हो। अब भारत की गरीबी के कारण यही सब बन रहे हैं। हमारे कहते हैं कि हमारी जो है पहुंच कम है, लेकिन हम अपने आप को बहुत आगे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सरकार कभी बात नहीं सोची। सरकार को तो अपना मिशन करना है, अपने पीठ थपथपाने हैं। आप कीजिए, अच्छी बात है, कीजिए, लेकिन पहले अपनी देश को भी हालत तो देख लीजिए कि भारत में गरीबी कितनी जो है बड़ी संख्या में बढ़ रही है। अब देखिए पूरे देश में देखा जाए तो 38%, अगर ये आंकड़ा अगर देखिएगा तो 50% के आसपास है। यानी भारत, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, इन सारे देशों के अंतर्गत देखा जाए तो 50% जो गरीबी रेखा है भारत में है। और भारत गरीब क्यों नहीं होगा जब यहाँ की सोच ही महान है। कहते हैं बड़े बड़े देश हैं, नासा, अमेरिका है, उन्होंने ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं किए जो उनको पता है कि इसे करने से उनको कुछ नहीं मिलना है, लेकिन भारत इसके लिए अग्रसर है। और भारत के इतने सारे पैसे इन एक्सपेरिमेंट में लगाई जाती है, जिसके कारण जो है न जाने कितने प्रकार की समस्या आम गरीबों को ही सहना पड़ रहा है। अगर आप चले जाइए मार्केट में तो उसकी गरीबी जो है, गरीबी आपको साफ दिख जाएगा। जो सामान कुछ कीमत पे थी आज उतनी जो है रेट बढ़ गई है, तो गरीबी क्यों नहीं आएगी? क्यों गरीबी रेखा से भारत जो है कभी छुटकारा नहीं मिलेगा? तो जनरल सी बात है, भारत की दशा का जो है सबसे बड़ा जिम्मेवार जो है ये राजनीतिक नेता है और उनकी सोच है। हमेशा दोस्तों याद रखना कि कोई बड़े पोस्ट पे अगर हम जाते हैं तो हमें निजी फैसला लेने के अधिकार हमें नहीं है।
हमें सभी लोगों को साथ लेके चलना होगा। सरकार यही बात कहती है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन आप ना तो सबका साथ दे रहे हो, नहीं सबका विकास हो रहा है। सब साथ तो आप दे रहे हो लेकिन बड़े लोगों को, और विकास तो कर रहे हो लेकिन बड़े लोगों का। आम लोगों तो गरीब की कहते हैं रोटी कमाने में ही उनका व्यतीत हो जाता है। कहते हैं सुबह वो कमाने जाते हैं, शाम तक उनको रोटी मिलेगा कि नहीं, यही सोचने में लगे जाते हैं। क्योंकि अगर आप मंडी में चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में सब्जी उब्जी लाने चले जाइए, चावल दाल लेने चले जाइए, आजकल तो दुकानदार भी भाव खाते रहते हैं। अगर दूसरे दुकान से 1 रुपया कम रेट पे दे रहे हैं ना, अगर आप कुछ समय के लिए नहीं लेते हो ना, तो वो भी भाव खाने लग जाते हैं। आज ऐसी समस्या पैदा हो गई है। सोचिए, विचार कीजिए कि भारत क्या गरीबी रेखा से नीचे उतर पाएगा? हम चांद पे तो पहुंच गए, हम सूरज पे भी चले गए हैं, लेकिन क्या हम गरीबी रेखा से नीचे जा पाएंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगले पॉइंट पे अगर हम बात करें तो मानवाधिकार का उल्लंघन, असामाजिक तत्व और सांप्रदायिक तत्व और नकारात्मक दृष्टिकोण, सोच और दृष्टिकोण वाले लोगों ने मानवाधिकार को बड़ा खतरा हुआ है। तो ये बातें तो आम है, मानवाधिकार का उल्लंघन करना, सांप्रदायिक तत्व, नकारात्मक दृष्टिकोण, ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि आपको तो पता है सांप्रदायिक दंगा फसाद भारत में आए दिन होता ही रहता है, और ये सब कौन करवाते हैं? राजनीतिक नेता। नकारात्मक दृष्टिकोण किनके पास है? राजनीतिक नेताओं के पास, क्योंकि वही तो रिप्रेजेंटर होते हैं, वही तो पूरा देश को चला रहे होते हैं। कहते हैं अगर कोई कार्य के लिए कुछ निजी क्षेत्र में ही चले जाइए, अगर निजी क्षेत्र में रोड सड़क बनाने के लिए जो है किसी कॉन्ट्रैक्टर दिए जाते हैं या कोई वहाँ पर जो है काउंसलर होता है, तो सारे पैसे उनके जेब में जाते हैं। किसी भी क्षेत्र के काउंसलर का एक बार एनालिसिस कर लीजिए आप, अगर वो 5 रुपया से जो है पोस्ट पे आया है, अपने पैसा लगा के वो पोस्ट पे आया है, जब वो पोस्ट छोड़ रहा है 5 साल के बाद, तो वो करोड़पति बना हुआ होता है। आखिर इतना पैसा कौन देता है उसको? सोचिए, विचार कीजिए। तो भारत में क्यों नहीं होगा नकारात्मक दृष्टिकोण? क्यों नहीं सांप्रदायिक तत्व जो है अपना ऐश करेंगे यहाँ पर, जब हमारे देश के लोग ही इस प्रकार के नेताओं को चुनते हैं? आज तक मैंने किसी को भी पारदर्शिता का अनुभव नहीं किया है। कोई ऐसा मंत्री है जिसका तनख्वाह 1 लाख हो, उस हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो उसको अकाउंट में उस तनख्वाह से भी कम राशि मिलता हो? संभव ही नहीं है। जितना उनका तनख्वाह होता है ना, अगर 5 साल के बाद कैलकुलेशन करें तो उसका जो है 10,000 गुना पैसा अधिक होगा उनके अकाउंट में। तो देखिए, ये है ना नकारात्मक दृष्टिकोण। अगली अगर हम समस्या की बात करें दक्षिण एशिया देशों में, तो कहते हैं लोकतंत्र के सामने एक समस्या दक्षिण एशिया के कई देशों एक लोकतांत्रिक देश बनाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उन्हें एक समस्या का सामना करना ही पड़ता है। यानी देखा जाए तो दक्षिण एशिया देश जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था को अच्छा मानते हैं, लेकिन इस समस्या से वो हमेशा जूझते रहती हैं कि वहाँ पर लोकतंत्र होना संभव नहीं है। और लोकतंत्र क्यों नहीं हो पाती है? जैसे हमने पाकिस्तान के बारे में पढ़ा कि वहाँ पर बड़े बड़े जो पादरी हैं, बड़े बड़े साहूकार लोग हैं, जिनके कारण जो है वहाँ पर लोकतंत्र बहाल नहीं हो पाता है। और यही कारण है भारत में भी। अगर देखिए, बात अगर हम करें तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यूटी और जो है राज्य काफ़ी बदलाव आ चुके हैं, बहुत काफ़ी बदल गए हैं। कारण क्या है? यहाँ पर भी वही बात है, फूट डालो और अपना एक अलग राज्य बनाओ की नीति अपना रहे हैं। अगर आप देखिएगा तो कई राज्यों को जो है 2 भागों में बांट दिया गया है। कारण यही है, और इन्हीं कारणों से जो होता है यहाँ पर बेशकली भारत में लोकतंत्र हम सदैव बहाल रही है, लेकिन राज्यों का जो है विघटन हमेशा होता ही रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या आ जाती है, क्योंकि आपको पता है कि जिस राज्य का विघटन होगा वहाँ पर फिर से जो है मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, गवर्नर, यानी कितने तरह के लोगों को वहाँ पर जो है बहाल करने पड़ते हैं, और इनका जो है खर्चा भारत सरकार को ही उठाना पड़ता है, और यह आम लोगों को ही जो है टैक्स के रूप में देना पड़ता है। तो जनरल सी बात है, ये सारे दृष्टिकोण जो है काफ़ी प्रभाव करता है लोकतांत्रिक देशों की समस्याओं के अंतर्गत, और ये एशिया देशों की तो मेन प्रॉब्लम है। अगली बात करें महिला रोजगार, अधिकांश दक्षिण एशिया देशों में महिलाओं के आमतौर पर निचले स्थान पर देखा जाता है, और ये प्रतिबंधित और अपने समकक्षाओं की तरह उन्हें स्वतंत्र नहीं है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि अगर हम बात करें महिलाओं की,
तो भारत के देश के साथ साथ जो है दक्षिण एशिया देशों में इतना अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। हर माता पिता का यही विचारधारा होती है कि लड़कियां क्या कर सकती हैं, खाना बनाएगी और क्या करेगी। लेकिन बाहरी देश में जाकर अगर आप देखिए तो लड़कियां जो है लड़के कदम ताल कर रही है। भारत में जनरली तौर पे देखा जाए तो वही लड़कियां काम करने जाती है ऑफिसों में या कहीं जो आर्थिक तौर से मजबूर होती है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, दोनों को साथ मौका मिलता है। लड़कियां का अगर एक बार फेल हो जाए, कंपार्टमेंट आ जाए, माता पिता डायरेक्ट हाथ उठा देते हैं कि हमसे पढ़ाई अब होगा नहीं बच्चे, बहुत पैसा खर्च हो गया। लेकिन लड़का अगर 10 बार भी फेल हो फिर भी माँ बाप कहते हैं कोई बात नहीं बेटा आगे कर लो। यही सोच विचार जो है ये कई देशों में ये बरकरार है। चाहे एशिया के कोई भी देश में आप चले जाओ, ये विचारधारा सदैव ही मिलता ही रहेगा, जिसके कारण जो है महिला रोजगार के अधिकांश एशिया देशों में नहीं दी जा रही है। महिलाओं को जो है रोजगार से दूर रखी जा रही है। मैं एक बात हमेशा पढ़ा हूँ और जाना हूँ, अगर आप एक महिला को शिक्षित करते हो तो उसका पूरा जो है आने वाला वंश शिक्षित हो जाता है। लेकिन अगर पुरुष को शिक्षित करते हो तो इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जनरल सी बात है, महिलाओं को शिक्षित कीजिए, पूरा देश शिक्षित हो जाएगा, सारे लोग समझदार हो जाएंगे। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये सिर्फ भारत पे लागू नहीं होता है, सारे एशिया देशों पर ही लागू होता है कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, महिलाओं के लिए जो है सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए कि महिलाएं जो है बेफिक्र अपना कार्य जो है आसानी से कर सकें। आज देखा जाता है कोई महिलाएं ऑफिस में काम करने जाए या बाहर काम करने जाए तो लोगों की सोच विचार से ही वो बेचारी परेशान हो जाती है। और ये सारे एशिया देशों में ही इस तरह की भावना रही है। तो दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था कि एशिया देशों में कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो आपने देख लिया होगा यहाँ पर जो है लोकतंत्र का विफल होना, ठीक है, महिलाओं को सशक्तिकरण न होना, ठीक है, कहते हैं सांप्रदायिक दंगे फसाद, गरीबी, बेरोजगारी, ये सारे देशों में विद्यमान है, जिसके कारण जो है साउथ एशिया के देश जो आगे बढ़ने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जिसको एग्जाम व्यू से आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। आगे जो हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये एग्ज़ाम व्यू से महत्वपूर्ण रखता है क्योंकि एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन को काफ़ी महत्व देती है। इवन कि आपके लिए भी जानना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पर क्वेश्चन पे अगर हम नज़र डालें तो साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि नेपाल और भारत के बीच बहुत खास रिश्ता है जिसकी दुनिया में बहुत कम समानताएं हैं। पुष्टि कीजिए। देखिए, भारत और नेपाल के बीच काफ़ी खास रिश्ता है और किसी भी देश की अगर खास रिश्ता कुछ बनाता है तो वहाँ पर कुछ रेगुलेशन होते हैं जो दूसरे देशों में लागू होते हैं बट इन देशों में नहीं होते हैं, जिनमें खास रिश्ता होता है और ये दुनिया के लिए एक उदाहरण बन जाती हैं। तो चलिए इसमें खास जो है रिश्ता क्या है जाने। और दुनिया में बहुत ही कम समानताएं इसके रिगार्डिंग होती हैं। जनरल सी बात है, नेपाल और भारत बहुत ही विशेष संबंध साझा करते हैं। इसे निम्नलिखित 3 उपयुक्त उदाहरण द्वारा आप समझ सकते हो इस बात को कि भारत और नेपाल के बीच साझा संबंध क्या है। अगर पहली पॉइंट की तरफ हम नज़र करें तो कहते हैं दोनों देश के बीच एक संधि दोनों देशों के नागरिक के बिना वीज़ा और पासपोर्ट के एक दूसरे के देशों में यात्रा करने और काम करने की अनुमति देती है। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण बनाती है। कहते हैं किसी चीज़ के रिश्ता, देखिए जो नेपाल के साथ भारत का रिश्ता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर आप बाकी देशों के साथ देखिएगा जो पड़ोसी देश है, चाहे पाकिस्तान क्यों ना हो, बांग्लादेश क्यों ना हो, ठीक है, तो उन देशों में अगर आप नज़र डालिएगा तो ये रिश्ता नहीं नज़र आता है। अगर आप उन देशों में जाइएगा तो वहाँ वीज़ा पासपोर्ट लगती है। लेकिन नेपाल ही ऐसा देश है जहाँ भारत का रिलेशन बहुत ही मीठा रहा है। दोनों देशों में ये संधि हुई है कि बिना वीज़ा और पासपोर्ट के एक दूसरे देशों में यात्रा करने और काम करने की अनुमति देती है, जो दोनों देशों के रिश्ता को काफ़ी खास और विशेष बनाती है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी बात है। दूसरी पॉइंट की तरफ अगर हम बात करें तो भूमि से घिरा देश जो है होने के कारण है, भूमि से देखिए भूमि और भारत के बाउंड्री जो है और नेपाल का बाउंड्री एक ही लग रही होती है, यानी भूमि से घिरा हुआ देश होने के कारण नेपाल को अन्य देशों के साथ व्यापार और वाणिज्य के उद्देश्य से भारतीय क्षेत्र के माध्यम से समुद्र तक जो है आसान पहुंच प्राप्त होती है। तो ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत जो है इस उद्देश्य से
नेपाल को जो है अपना विशेष खास रिश्ता रखा है, क्योंकि यहाँ से नेपाल के अंतर्गत जो है भारतीय क्षेत्र के माध्यम से समुद्र तक पहुँचना बहुत आसान बना देता है। और इन कारणों से जो है नेपाल के साथ इस प्रकार का जो है रिश्ता यहाँ कायम की गई है। दोनों देश व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, साझा प्राकृतिक संसाधन, बिजली उत्पादन और जो है इंटरलिंकिंग जल प्रबंधन साझा करते हैं। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि दोनों देश जो हैं वैज्ञानिक सहयोग हो, साझा प्राकृतिक साधन हो, बिजली उत्पादन हो, इंटरलॉकिंग जल प्रबंधन ग्रिड हो, सारे कुछ साझा होता है। अब देखिए, ऐसा तो तब होता है जब किसी देश के साथ खास संबंध हो, और ये सब बातें जो है हम पाकिस्तान के साथ नहीं कर रहे होते हैं, इवन कि हम बांग्लादेश के साथ भी नहीं कर रहे होते हैं। तो जनरल सी बात है, जब हम नेपाल से कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि नेपाल के साथ हमारा को कुछ खास विशेष संबंध है। और कहते हैं, मैं तो यही कहता हूँ कि सभी देशों के साथ अच्छा और मधुर संबंध होना चाहिए, क्योंकि जो लड़ाई लड़ते हैं हम लोग वो सही नहीं है, न तो देश के लिए होता है न यहाँ के जनजीवन के लिए होता है। कोई युद्ध होती है तो हम सिर्फ जीव जंतु जो है इंसानों की जो है गणना कर लेते हैं, जो सरकारी संपत्ति का नुकसान होता है उसकी गणना हम कर लेते हैं, लेकिन कभी वो जीव जंतु, कीड़े मकोड़े और पेड़ पौधे की गणना नहीं करते हैं जो इंसानों के अभिलाषाओं के भेंट चढ़ जाती हैं। तो इसलिए सभी देशों के साथ संबंध जो है नेपाल जैसा ही होना चाहिए, और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि दुनिया में कहते हैं एक मित्रता ही एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया को बांध सकता है। दोस्ताना माहौल ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन कई जगह हमने देखा है कि सिर्फ मित्रता अपनी फ़ायदाओं के लिए की जाती है। कहते हैं दोस्तों, फ़ायदा तो रहती है, लेकिन हमें कभी मित्रों के साथ जो है धोखा भी नहीं करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि नेपाल भारत के बीच जो है बहुत खास रिश्ता है। तो आप समझ गए होंगे कि वीज़ा पासपोर्ट जो है यहाँ पर नहीं लगती है, लोग बिना जो है वीज़ा पास के जो है कार्य करने जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। इवन कि जो है इसका नेपाल के समुद्री मार्ग का जो है भारत व्यापारों के लिए यूज़ करता है। और तीसरी बात देखा जाए तो यहाँ पर व्यापार, सहयोग, साझा संस्कृति, संसाधन, बिजली उत्पादन, इंटरलॉकिंग जल प्रबंधन ग्रिड, सभी चीज़ों का जो है साझा एक दूसरे से हो रहा है। इसलिए नेपाल और भारत के बीच बहुत खास रिश्ता है, और जिसकी दुनिया में बहुत कम समानताएं देखने को मिला है, और ऐसा रिश्ता कहीं भी दुनिया में नहीं है। यदि आगे हम अगर क्वेश्चन के अंतर्गत बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष के कारणों की व्याख्या करें। श्रीलंका में जैसे मैं आपको बता दूं, वहाँ पर दो तरह के लोग रहते हैं, एक सिलेन है तो एक जो है यहाँ पर तमिली है, और इनमें जो है संघर्ष हमेशा चलती रहती है। देखा जाए तो पहले वहाँ पर सिलेन लोग रहते थे, बाद में इंडिया से जो है तमिल के साइड के लोग वहाँ पर कार्य करने के लिए ले जाया जाता था। तो जनरल सी बात है, वो वहीं पे बस गए, वहीं पे रह गए। अब इंडिया में भी देखिए ऐसा ही हुआ था, बांग्लादेश से बहुत से शरणार्थी जो थे इंडिया में आए, माइग्रेट करके इंडिया में आए और इंडिया में बस गए। तो भारत सरकार ने उनको नागरिकता दे दी और वो भारत के ही नागरिक कहलाए। ऐसे ही तमिल लोग जो थे, और तमिल लोगों को जो है श्रीलंका में काम करने के लिए ले जाया जाता था। तो वो लोग क्या किए, इतने बड़े समुद्र को पार करना, आना जाना उनको लिए दुष्कर्म कार्य था, तो उन्होंने परिवार सहित वहीं पे घर बसा लिए और वहीं रहने लगे। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि श्रीलंका के गवर्नमेंट ने उनको कभी भी श्रीलंका के नागरिक नहीं समझा, हमेशा उनको इंडिया के ही नागरिक समझा, जिसके कारण जो है जाति संघर्ष वहाँ पैदा हो गया। अब सिन्हाली और जो तमिली है उनमें सदैव ही जो है झड़प देखने को मिलता है। ये बात दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है हर एक देश के लिए। जो भी देश जो है दो जातियों के रिगार्डिंग देश को बांटेगा वो देश टूट जाएगा, चाहे वो भारत हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे कोई भी देश हो। कहते हैं जातियों के अंतर्गत, धर्मों के अंतर्गत और भाषा के अंतर्गत कोई भी देश जो है एक दूसरे को बांटते हैं तो वो देश तबाह हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कहते हैं हम भारत संविधान में इस बात का साफ शब्दों में जिक्र किया गया है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी सेकुलरिज्म की बात कही गई है।
तो इसका मतलब है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, न राज्य का कोई धर्म है। और जर्नल सी बात है, जो व्यक्ति इसके गरिमा वाले पद पे आसमान है, विराजमान है, उन व्यक्तियों के ऐसी वकालत नहीं करने की आवश्यकता है कि भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत मुस्लिम राष्ट्र है, भारत सिख राष्ट्र है। ये कहना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि भारत तो भारत है। यहाँ पर सभी नागरिकों को स्वतंत्रतापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, सबको बोलने का अधिकार है, सबको जो हर एक कार्य करने का अधिकार है। और जब भी ये भाषा के अंतर्गत, धर्म के अंतर्गत बांटेंगे, तो जैसे तमिली में और सियाली में हो रहा है, वैसे भारत में भी संघर्ष देखने को मिल जाएगा। और सदैव आपको देखने को मिलता भी है, भारत में देखते ही रहते हो, आए दिन जो है सांप्रदायिक दंगा फसाद होता ही रहता है, कभी भाषा के अंतर्गत तो कभी हिंदू मुस्लिम के अंतर्गत। और ये सब कार्य कौन कर रहे हैं? बड़े बड़े नेता लोग कर रहे हैं, सिर्फ इतना करने के लिए कि राजनीति में उनका पैठ बना रहे, राजनीति की सत्ता उनसे ना जाए। इसलिए एक दूसरे की सरकार को नीचा दिखाने के लिए इस तरह के जो है वो प्रबंधे अपना रहे हैं, जो सही नहीं है। इसमें वो हिंदू मुस्लिम को लड़ा के ये दिखाना चाहते हैं कि हम तो हिंदू के साथ हैं, तो कभी वो मुसलमान के साथ अपने आप को दिखाते हैं। और उनका एक ही एजेंडा होता है कि इलेक्शन हम कैसे जीतें, कैसे हम जो है लाख को जो है 10 करोड़ या 50 करोड़ में कन्वर्ट करें। यही सभी राजनीतिक नेता का मकसद होता है। मैंने आज तक किसी भी नेता को ये भावना नहीं देखा कि वो देश के लिए कुछ करता हो। बहुत से नेता अपने आप को ये कहते हैं कि हम देश के लिए कर रहे हैं, लेकिन इनका सिर्फ मकसद ये होता है, या तो वो पार्टी को बचाने के फिराक में रहते हैं, या वो जो है अपने घर को बसाने के चक्कर में रहते हैं। दो ही उनका मकसद होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई अगर बड़ा लोग बनते हैं, बड़ा ही आदरणीय पद पे विराजमान होते हैं, तो उनका भी दायित्व यही होता है कि पार्टी अगले इलेक्शन में कैसे जीते। इसलिए सारे फैसले जो होते हैं पार्टी के अंतर्गत लेने लग जाते हैं। आपने सोवियत यूनियन का जो है, यानी आपने यूएसएसआर का विघटन भी देखा था। गलबाचों ने बहुत वहाँ प्रयत्न किया अपने देश को बचाने के लिए, लेकिन वहाँ पर अपने ही पार्टी के लोगों ने जो है उनका साथ नहीं दिया। और एटलीस्ट आपने देखा ही होगा कि सोवियत यूनियन जो था विखंडित हो गई, टूट गई, डिग्रेडेशन हो गया। तो यही बात यहाँ पर भी आता है कि कोई अगर उच्च पोस्ट पे है, अगर वो सच की वकालत करता है, तो उसकी पार्टी गिर जाती है, उसके पार्टी के सदस्य साथ नहीं देने लगती हैं। इसलिए बड़े बड़े नेता लोग जो होते हैं वो पार्टी के ही गुणगान करते हैं और पार्टी के लिए ही कार्यरत होते हैं। और यही बात यहाँ पर श्रीलंका में जाति संघर्ष के कारण बना। अगर वहाँ पर अगर नागरिकों को अगर सरकार ने एक नज़र से देखे होते, तो शायद इस प्रकार का संघर्ष देखने को नहीं मिलता जो श्रीलंका में देखने को मिलता है। भारत में भी बड़े बड़े लोग जो होते हैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के धर्मों में जो है भारत को बांट रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी जनरली सी बात है, संघर्ष तो होगा ही होगा, जैसे श्रीलंका में सदैव होता ही रहा है। अब जाति संघर्ष के कारणों की अगर हम देखें, बात करें, तो विवाद की जड़ सिलोन का क्षेत्र था, जिसका प्रतिनिधित्व बहुसंख्यक सीली समूह द्वारा किया जाता था। क्योंकि सिलोन जैसे नाम से ही लग रहा है कि सीली क्षेत्र होगा, तो उसकी बहुसंख्यक लोग जो है उनका समर्थन करते थे। उन्होंने भारत के तमिलों के प्रवास और उनके क्षेत्र में बसने का विरोध किया कि यहाँ पर जो है तमिली नहीं बस सकते थे। आपको बता दूं कि वहाँ पर सीली की जनसंख्या थोड़ा सा अधिक है, यानी देखा जाए तो 60% के आसपास है। और तमिली जो है 20 से 30% के अंतर्गत है। लेकिन कहते हैं जितनी भी प्रतिशत हो, अगर वो देश का नागरिक है तो देश के नागरिक कहलाएंगे, ना कि वो तमिली कहलाएंगे, ना ही वो सीली कहलाएंगे। जर्नल सी बात है, क्योंकि आप उस देश के नागरिक हो तो उस देश के नागरिक कहलाओगे। जैसे भारत में चाहे हिंदू बस रहा हो, चाहे मुस्लिम बस रहा हो, चाहे सिख, चाहे ईसाई, चाहे जैन, चाहे फारसी हो, सब हिंदुस्तान देश के जो है सपुत्र हैं। ये कोई धर्म के अंतर्गत नहीं बांटा गया है। धर्म तो उनको अच्छे रास्ते पर लेके चलना सिखाता है, अच्छी बातें सिखाता है। और देखिए, धर्म को अनुसरण आप घरों में कीजिए, बाहरी क्षेत्र में आप सिर्फ हिंदुस्तानी बनिए। यही हमारा दायित्व होना चाहिए, यही हमारी सोच होनी चाहिए। तभी हमारे देश में भाईचारे की भावना जन्म लेगी। कि आप घरों में रहते हो, घर में पूजा पाठ ठीक है करते हो, कर्मकांड करते हो, वो सारे धर्म के अंतर्गत होता है।
लेकिन जैसे आप सार्वजनिक जगह पर जाते हो, कहीं बाहर जाते हो, तो वहाँ पर धर्म नहीं होती है, वहाँ पर आप हिंदुस्तानी हो, आप इंडियन हो, ठीक है, आप भारत के वासी हो, तो उस तरह से कार्य करना चाहिए। ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, ना कोई जैन धर्म है, सब के सब हिंदुस्तानी है। वैसे ही श्रीलंका में भी सरकार को इस बात को ध्यान देना चाहिए, लेकिन वहाँ पर भी देखा जाए तो ये विवाद बनी रहती है कि सरकार जो है सिंहली की तरफ अधिक ध्यान देती है और जो है तमिली के जो है नज़रअंदाज करती है, जिसके कारण वहाँ पर संघर्ष जो है बनी रहती है। समूहों के अनुसार श्रीलंका केवल सिंहली लोगों के लिए था, तमिलों के लिए नहीं। देखा जाए समूह के अनुसार, यानी उनके अनुसार देखा जाए तो उनका ये विचारधारा था कि श्रीलंका केवल सिंहली लोगों के लिए था, तमिली के लिए नहीं। सिंहली लोगों को इस रवैये के कारण एक उग्रवादी संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इस्लाम यानी LTT की स्थापना हुई, जो एक अलग देश की इच्छा रखता था। देखिए, अब जनरल सी बात है, ये मैंने हमेशा कहा है, जब विचारधारा आपके बदलेंगे तो देश के कई टुकड़े हो जाएंगे। अब यहाँ पर सिंहली लोगों ने तमिली के साथ नहीं दिया और सिंहली ये कह रहे थे कि ये देश जो है सिर्फ सिंहली का है। तो जनरल सी बात है, तमिल वालों ने भी जो है यहाँ पर उग्रवाद संगठन का स्थापना कर लिया। और मान लीजिए भारत में अगर हम हिंदू हिंदू बोलते रहें तो जनरल सी बात है, दूसरे धर्म के लोग भी इस तरह की संस्थाएं बना लेगी और जिस क्षेत्र में उनकी मेजोरिटी अधिक है उस राज्य को जो है अलग स्टेट में बदल देंगे। तो यही बहुत बड़ी जो है दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यहाँ पर पैदा हो जाती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है भारतीय मूल के तमिलों द्वारा भारत सरकार पर इस मामले हस्तक्षेप करने का दावा था कि भारतीय मूल के तमिलों द्वारा जो है भारत सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए दबाव डाला गया। अब जनरल सी बात है कि आप जिस देश में निवास कर रहे हो इतने दिनों से, अब वहाँ से उनके लिए जाना संभव नहीं था, क्योंकि कई पूर्वजों ने वहाँ पर अपना जीवन व्यतीत किया था। उसके बाद जब वहाँ पर इस तरह की समस्या आया तो तमिलों ने भारतीय सरकार से मदद मांगी। तो जाति संघर्ष दोस्तों ये चलता रहता है और सरकार को जो है इस बात पे सोचना वहाँ पर चाहिए कि चाहे वो तमिली हो चाहे सिंहली हो, दोनों के दोनों जो है उनके ही अपने देश के निवासी हैं और उनको जो है सामान्य मौका देना चाहिए हर क्षेत्र में। अब जनरल सी बात है, कोई अगर परिवार है उसमें अगर 2 बच्चे हैं, अगर माता पिता दोनों के साथ 2 नज़रिया करेंगे तो एक जो होगा बागी जरूर बन जाएगा। और वही हर एक देश की रूल रेगुलेशन होना चाहिए कि अगर कोई बड़े पोस्ट पे है तो उसके लिए सभी एक सामान्य हैं, ठीक है, ये हर एक व्यक्ति को सोचना चाहिए। और यही श्रीलंका बात को नहीं समझ पा रही है, श्रीलंका की सरकार नहीं समझ पा रही है, जिसके कारण वहाँ पर जातीय संघर्ष सदैव बनी रहती है। आगे अगर हम अगले पॉइंट पे बात करें तो कहते हैं भारत सरकार ने तमिल प्रश्न पर श्रीलंका सरकार से बातचीत करने का प्रयास किया है, लेकिन सीधी जो है समझौता साल जो है 1987 में हुई, लेकिन फिर भी जो है बात नहीं बन पाया, क्योंकि जनरल सी बात है सरकार ये मानने को तैयार ही नहीं है। तो इन कारणों से जो है वहाँ पर जो है हमेशा संघर्ष बनी रहती है। इसमें ये नहीं कि भारत सरकार ने कोशिश नहीं किया, बहुत किया। इसमें कारण कई कारणों से भी ये जरूरी बन जाता है कि भारत के तमिली और श्रीलंका सरकार के बीच संबंधों को बनाए रखने के लिए श्रीलंका में सेना भेजना स्वीकार कर लिया, क्योंकि वहाँ पर सदैव तनाव बनी रहती है। इसलिए भारत सरकार ने तमिली और श्रीलंका सरकार के बीच संबंधों को बनाए रखने के लिए श्रीलंका में अपनी सेना भी भेजी कि वहाँ पर शांति बनाया जा सके। अब जनरल सी बात है कि आप तमिली और श्रीलंकाई के प्रलाप गाते रहोगे तो देश में शांति कभी नहीं आ पाएगी। जिस प्रकार भारत में सांप्रदायिक दंगा फसाद कभी ख़त्म नहीं हो पाएगी। कारण क्या है कि यहाँ पर ये हिंदू मुस्लिम हमेशा गाते ही रहते हैं। तो जनरल सी बात है, यहाँ पर कैसे जो होगा सांप्रदायिक दंगे फसाद ख़त्म होंगे। उसी प्रकार श्रीलंका में भी शायद कभी भी तमिली और जो है ये सिंहली में जो है संघर्ष कभी ख़त्म नहीं हो पाएगा, जब तक ये लोग जो है एक दूसरे को अपना भाई बंधु नहीं समझेंगे। अंततः भारतीय सैनिकों की जो लिट्टी में लड़ाई हो गई, तो जनरल सी बात है कि वहाँ पर आपसी जो है झगड़े भी देखने पड़े कि लिट्टो जो थे वहाँ पर लड़ाई हो गई इन कारणों से। और कई श्रीलंकाई लोगों ने भारतीय सैनिकों जो है उपस्थिति पसंद नहीं की। अब जनरल सी बात है, अगर कोई श्रीलंका के अगर तमिली की वकालत करे तो सिंहली कहाँ चुप रहने वाले हैं। तो इसलिए श्रीलंकाई लोगों ने भारतीय सैनिकों की जो उपस्थिति जो है पसंद नहीं की और इसलिए जो है 1989 में भारतीय शांति सेना अपने उद्देश्य को प्राप्त किए बिना ही श्रीलंका से हट गई।
तो जनरल सी बात है, जब एक दूसरे को आप मानेंगे ही नहीं तो दूसरा भी क्या कर लेगा। जब आप अपने घरों में आपसी झगड़ों में लगे रहोगे, दूसरा बंदा अगर समझाने भी जाए तो जब आप खुद ही समझदार नहीं बनोगे तो दूसरा भी कुछ नहीं समझा सकता। ये आप पे भी दोस्तों लागू होता है। अगर आप स्वयं नहीं समझने की कोशिश करोगे, स्वयं लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको भी कोई समझा नहीं सकता है। चाहे आप जितना मर्जी वीडियो देख लीजिए, जितना मर्जी जो है आप दूसरे लोगों को समझिए, आपको कहीं से भी समझ नहीं आएगा जब तक आपका स्वयं ही इच्छा पढ़ने पर नहीं जागेगा। जिस तरह सरकार की जब तक इच्छा स्वयं ही इन दोनों को एक बनाने की नहीं होगी, इन देश में नहीं होगी। रीजन्स यही है और यही हर क्षेत्र में रहता है, चाहे वो भारत हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो। कहते हैं सभी देश इम्पोर्टेंट है और सभी देश के नागरिक सिर्फ उस देश के नागरिक हैं, धर्म के अंतर्गत नागरिक नहीं है। और ये बात हर एक सरकार को समझना चाहिए। जब तक सरकार इस बातों को नहीं समझेगी तब तक जो है इस तरह की जो समस्याएं पैदा होती रहेगी, और जब ये समस्याएं पैदा होगी तो देश में आग लगता रहेगा और जिससे जन मान हानि का जो है बहुत नुकसान होगा। अगर इस नुकसान से सरकार बचाना चाहती है हर क्षेत्र को, हर देश को, तो जर्नल सी बात है कि उनको जो है सबको एक समझना पड़ेगा और सब एक ही देश के नागरिक हैं, ये समझना पड़ेगा। आप श्रीलंका में निवास करते हो तो श्रीलंका के ही समझो अपने आप को, भारत में निवास करते हो और किसी भी धर्म से रिलेटेड हो तो आप भारत के ही हो और आप किसी और देश के नहीं हो। अगर आप पाकिस्तान के हो, चाहे वहाँ पर आप हिंदू रूप में रह रहे हो चाहे मुस्लिम रूप में रह रहे हो, तो आप पाकिस्तान के लिए ही हो। यहाँ पर हमारे समक्ष जो क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 1990 से नेपाल में कैसे हो रहा है लोकतंत्रीकरण। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और एग्ज़ाम व्यू से भी ये क्वेश्चन काफ़ी महत्व रखता है, क्योंकि 1990 से नेपाल में कैसे हो रहा है लोकतंत्रीकरण। तो यहाँ पर एक विचित्र लीला देखने को मिलता है लोकतंत्रीकरण का, जो 1990 से हो रहा है। कहते हैं ये तब होता है जब वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ समस्याएं रहीं, तो वहाँ लोकतंत्रीकरण के विषय में जानना हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। कि नेपाल पहले काल में एक हिंदू राज्य हुआ करता था, जिसके बाद आधुनिक काल में कई वर्षों तक संवैधानिक राजतंत्र रहा। यानी देखा जाए तो नेपाल में जो है हिंदू राज्य हुआ करता था और नेपाल में जो है राजतंत्र होता था, यानी राजाओं का राज्य होती थी। तो यहाँ पर जो है लोकतंत्र बहाल करना संभव नहीं था। लोकतंत्र समर्थक आंदोलन ने राजा को 1990 में नए लोकतंत्र संविधान की अनुमति देने के लिए मजबूर किया। लोकतंत्र जो वहाँ के थे, लोगों ने इतने स्ट्राइक किए, इतने आंदोलन किए कि राजा विवश होकर 1990 में नए लोकतंत्र संविधान की अनुमति देना पड़ गया, क्योंकि लोगों का यहाँ पर जो है समर्थन इसी प्रकार का था। लेकिन इसका करियर छोटा और परेशानी भरा रहा। वहाँ पर लोकतंत्र तो हो गया, लेकिन राजा ने जो है इसको होने नहीं दिया और बहुत ही अल्पकाल के लिए और बहुत ही परेशानी से भरा लोकतंत्र रहा। तो आप समझ गए होंगे कि नेपाल में लोकतंत्रीकरण का जो है बहाल था 1990 में की गई थी राजाओं के द्वारा ही, लेकिन राजा ने इसलिए किया क्योंकि वहाँ के नागरिक लोकतंत्र चाहते थे। राजा का यहाँ पर मन नहीं था कि नेपाल जो लोकतांत्रिक हो। इसी कारण से जो लोकतंत्रीकरण किया गया वो बहुत ही अल्पकाल के लिए था, बहुत ही कम समय के लिए था और जब भी था बहुत ही परेशानी से भरा हुआ था। अब जर्नल सी बात है, वहाँ पर राजा का राज खत्म होगा तो वो क्या करवाएंगे, तरह तरह के लोगों में समस्याएं पैदा करेंगे। और ऐसा हर एक देश में देखने को मिलता है। जब किसी की सत्ता जाने लग जाती है तो वो देश में हर तरह के जो है गलत गतिविधियाँ करने लग जाती हैं और नाम ये किसको लगाते हैं, बाहरी देशों को लगाने लग जाती हैं। कहते हैं जब अपने ही घर में दुश्मन भरा पड़ा हो तो हम दूसरे पे उंगली नहीं उठा सकते। कहते हैं जब सत्ता के लालची लोग हमारे घर में ही हो तो हम बाहर के इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि बाहर वाले लोगों को पनाह देने वाले भी अपने ही घर के लोग होते हैं। और ये बात साफ शब्दों में नेपाल की राजनीति में देखने को मिल गया। राजा ने प्रेशर में आकर लोगों के कहने पर, आंदोलन करने पर बेशक लोकतंत्रीकरण कर दिया, लेकिन राजा के हाथों से सत्ता जा रही थी। तो इसलिए वो हर तरह के जो है प्रबंधा यूज़ कर रहा था, हर तरह के रूल रेगुलेशन यूज़ कर रहा था जिससे लोगों को परेशानी किया जाए।
और लोग जो है लोकतंत्र को ख़त्म कर दें और फिर से जो है राजशाही शासन का जो है लागू हो जाए। यानी जनरल सी बात, राजनीतिक में भी आज यही लागू होता है। हर नेता, हर मंत्री का एक ही ख्वाब होता है कि उसकी जो है कुर्सी उसे जाए ना, चाहे अपने क्यों ना चले जाएं, लेकिन उनकी कुर्सी नहीं जाना चाहिए। अब फिल्मों में भी ऐसे ही देखते हो, लोग अपने को ही मरवा के जो होते हैं लोगों की सहानुभूति बटोरते हैं और बड़े बड़े मंत्री बन बैठते हैं। तो फिल्म में भी कहते हैं वही हकीकत दिखाई जाती है जो वास्तविक जीवन में होता है, और ऐसे होता ही है। आज कहीं कोई घटना घट तो जाए, पहले देखिए कोई कानून रूल रेगुलेशन नहीं होता है, लेकिन कहीं कोई घटना घट तो जाए, मंत्री लोग के पूरे जो है कारवां उस क्षेत्र में चले जाते हैं जहाँ पर उन्होंने कभी कदम भी ना रखा हो। आपने अक्सर टीवियों में, न्यूज़ में देखा ही होगा, कहीं कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट जाए जो जन के लिए सही नहीं रहता है, तो मंत्री लोग सारे के सारे करवा लेके वहीं पहुंच जाते हैं और तरह तरह के कमेंट करने लग जाते हैं। लेकिन उससे पहले ना तो उन्होंने कानून को सशक्त बनाया था और ना ही उस क्षेत्र में रूल रेगुलेशन लागू किया था। जब घटना घट जाती है तभी ये लोग कार्य करते हैं। ये बड़ी अफसोस बात है। इवन कि आपने ये भी देखा होगा कि कहते हैं अपराधी अपराध करके भाग जाते हैं और कहते हैं भाई वो मिल ही नहीं रहे, वो तो भागे हुए हैं। लेकिन जब पॉलिटिकल प्रेशर पड़ता है तो अपराधी जो है 24 घंटे के अंदर जो है जेल के अंदर पड़ा हुआ मिलता है। आखिर ये कैसा जादू है जो इतना टाइम से नहीं मिल रहा था, और जैसे ही पॉलिटिकल प्रेशर पड़ा, टीवी में न्यूज़ चला, वैसे ही अपराधी जेल के अंदर बैठा पड़ा है। ये बहुत बड़ा जादू है और ये जादू शायद भारत में ही हो सकता है। लेकिन हम यहाँ बात नेपाल की कर रहे थे, तो नेपाल में देखा जाए तो ये जो लोकतंत्र के बहाल किया गया था 1990 में, बहुत ही अल्पकालिक था, लेकिन बहुत सी परेशानियाँ थी। इतनी परेशानियाँ थी कि लोग लोकतंत्र को देख के ही जो है उनकी आंख से आंसू निकल जाते थे। नेपाल के कई हिस्सों में जो है माओवादियों का भारी प्रभाव था, जो राजा और शासक अभिजात वर्ग के खिलाफ सतत विद्रोह में विश्वास करते थे। अब जनरल सी बात है कि नेपाल में कई हिस्सों में जो है माओवादियों का भारी प्रभाव था, जो राजा और अभिजात वर्ग के खिलाफ विद्रोह में विश्वास करते थे। देखा जाए दोस्तों तो आज आपने कभी सुना ही होगा कि कभी भी कोई किसी मंत्री को सत्ता हासिल करना होता है तो वो कभी कभी अपनों को आपको भी घायल कर लेती हैं। यह आपने देखा ही होगा, और ये तो राजनीति में आए दिन देखने को मिल ही जाता है। कभी कभी अचानक गाड़ी से उतरते हुए पैर टूट जाती है, कभी कभी हाथ में चोट लग जाता है, और ये एक मुद्दा बन जाता है पॉलिटिकल में जो है सहानुभूति बटोरने के लिए कि देखिए हमारा पैर में खरोंच भी नहीं आया और मैंने पूरे में प्लास्टर चढ़वा लिया है और आपके समक्ष आया हूँ यहाँ वोट मांगने के लिए। मैं तो ऐसे लोगों को जो है महान समझता हूँ जो ऐसे कारनामा करते हैं, क्योंकि देखिए जिन व्यक्तियों को इतना अधिक गहरा चोट लगा हुआ हो, पूरे पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ हो, उनको हॉस्पिटल में आराम करना चाहिए, ना कि इलेक्शन में कूदना चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है दोस्तों। ऐसा राजनीतिक में ही होता है, वास्तविक जीवन में नहीं होता है। अगर आपका हाथ पैर टूट जाए तो आप घर में ही बैठे रहोगे, ना कि बाहर आप इलेक्शन में वोट मांगने जाओगे। क्योंकि मैं कहा ना, एक ही बात होता है, इनका सहानुभूति बटोरना का होता है। वैसे ही यहाँ पर नेपाल में जैसे ही लोकतंत्र का बेहाल हुआ, वहाँ पर माओवादियों ने जो है राजाओं को परेशान करने लगा, अभिजात वर्ग का। अब देखा जाए तो ये विद्रोह का कारण क्या हो सकता है, ये तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर भी जो है राजनीति की एक महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर जो है बात आ रही थी। अगला पॉइंट के अंतर्गत हम बात करें तो कुछ समय के लिए राजशाही ताकतों, लोकतंत्रवादी और माओवादियों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। अब जनरल सी बात है, जब इतनी भयंकर संघर्ष हो तो कोई भी जो है लोकतंत्र नहीं बहाल करना चाहेगा, क्योंकि राजशाही ताकतों, लोकतंत्रवादी और माओवादियों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष होता रहा। और जनरल सी बात है, इस त्रिकोणीय संघर्ष में आम नागरिकों की बहुत नुकसान हुई, जीव जंतु पर्यावरण का बहुत ही हर्ष हुआ। 2002 में राजा द्वारा संसद को समाप्त कर दिया गया और सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। अब जनरल सी बात देखिए कि 2002 में जो है इसको जो है राजा के द्वारा संसद को बर्खास्त कर दिया गया, यानी लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया गया। अब लोकतंत्र खत्म हुआ, जैसे राजतंत्र स्टार्ट हुआ सारे विरोध भी खत्म हो गए। तो आप समझ गए होंगे ना कि ये सब कारनामा किसका रहा होगा, राजाओं का ही रहा होगा। जनरल सी बात है, वो अपनी सत्ता से कैसे दूर रह सकता है, कैसे लोकतंत्र लागू करवा सकता है,
इसलिए यहाँ पर कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिला कि कुछ क्षेत्रों में राजशाही ताकतों के द्वारा, लोकतंत्रवादियों के द्वारा और माओवादियों के द्वारा संघर्ष चलता रहा। क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि जो संघर्ष चल रहा था, क्या आम गरीब बंदा इसमें शामिल हो सकता है? आपका आंसर क्या हो सकता है कि इस त्रिकोणीय संघर्ष में क्या आम व्यक्ति भी सम्मिलित थे? अगर आम व्यक्ति सम्मिलित थे क्या नहीं थे, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या इस राजशाही ताकतों, लोकतंत्रवादी और माओवादियों के बीच में क्या आम गरीब बंदे इसमें सम्मिलित थे, जिनको 2 वक्त की रोटी के सिवा कुछ नहीं दिखता था? अगर ये बात आपको समझ में आया हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। कहते हैं आलस्य नहीं कीजिए, कमेंट करके बताइएगा, तभी तो पता लगे कि हमारे देश के भी जो बच्चे हैं जागरूक हैं और वो हर तरह से सशक्त हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पे हम बात करें तो कहते हैं 2006 में फिर से देश भर में बड़े पैमानों पर लोकतंत्र समर्थन विरोध प्रदर्शन के बाद राजा को प्रतिनिधि सभा को बहाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। देखिए 2002 में जो है राजशाही तंत्र फिर से जो है बहाल हो गया और फिर 2006 में लोगों ने फिर लोकतंत्र की मांग की और फिर जो है राजा को वहाँ पर प्रदर्शन का जो है सामना करना पड़ा और फिर से जो है प्रतिनिधि सभा को बहाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यानी देखा जाए तो यहाँ पर संघर्ष चलता रहता था, कभी लोकतंत्र, कभी राजशाही, कभी लोकतंत्र। क्योंकि जनरल सी बात है कि जब राजा अपनी मनमानी करने लगता था तो लोग इसके विरोधी हो जाते थे और जब राजतंत्र खत्म होता था तो राजा जो है प्रपंडे अपनाने लग जाते थे, संघर्ष करवाने लग जाते थे। तो इन्हीं कारणों से यहाँ पर जो है 1990 में लोकतंत्र लागू किया गया और 2002 में इसको भंग कर दिया गया। फिर 2006 में फिर से संघर्ष स्टार्ट हुआ और फिर से जो है यहाँ पर प्रतिनिधि सभा का जो है बहाल करना पड़ा। नेपाल के लिए लिखित संविधान लिखने के लिए संविधान सभा का गठन भी किया गया। यानी नेपाल के लिए संविधान लिखने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया और कुछ संशोधन प्रक्रिया चलाने के साथ संविधान लागू भी हो गया। अब जर्नल सी बात था कि इस रूल रेगुलेशन जब तक नहीं बनाई जाएगी तब तक जो है यहाँ पर सब कुछ सही नहीं हो सकता है। तो नेपाल में सारी रूल रेगुलेशन को लागू किया गया। अब देखा जाए तो वहाँ पर जो है लोकतंत्र भी चल रही है फिलहाल। लेकिन फिर से कहते हैं कोई ऐसा राजा फिर से आएगा जिसको राजशाही की बहुत ही याद सताएगा तो वो जो है फिर से इसी प्रकार का संघर्ष जारी करेगा। तो जर्नल सी बात है, आज एक साफ बात हो जाता है कि जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े मंत्री लोग सब होते हैं, वो अपनी कुर्सी से बहुत प्यार करते हैं। वो आम जनता से थोड़ा भी प्यार नहीं करते हैं। उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि अपनी कुर्सी वो कैसे बचाएं, अपनी कुर्सी के जो है ऐशो आराम कैसे वो त्यागें। उनको आम व्यक्तियों से कुछ मतलब नहीं होता, चाहे आप क्यों नहीं वो जो है आम आदमियों के नाम से पार्टियों के नाम रखा जाए। उसका मकसद सिर्फ इतना होता है कि जिस व्यक्तियों जनता ऐसे कुछ भी नाम रखा जाता है तो इसका अर्थ सिर्फ इतना होता है कि जनता को सिर्फ बरगलाना है। ठीक है, जनता के लिए कुछ नहीं करना है। अगर जनता के लिए लोग करते तो गरीबी दूर करते, बेरोजगारी दूर करते, महंगाई दूर करते, अनपढ़ता दूर करते। ये सब बहुत बड़ी समस्या है जो देश को खा जाता है, लेकिन ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो जनरल सी बात है, सब कुछ देखिए अनपढ़ता की सीमा बढ़ता चला जा रहा है। आज लोग 8th 9th क्लास में जाते हैं लेकिन वो ज्ञान धारा नहीं होती जो होनी चाहिए। आज बेरोजगारी की समस्या इतनी बढ़ गई है कि लोग जो है गलत रास्तों को अपनाने लग गए हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अगर 100 रुपया अगर आप लेके जाओ कहीं बाहर तो उसका कुछ भी मिलना संभव नहीं रह जाता है। 1 किलो अगर कुछ भी खरीदिए उसी में ख़त्म हो जाता है। तो महंगाई अपनी सर उठाती चली जा रही है और सरकार जो है अपनी पीठ थपथपा रही है। दोस्तों ये बहुत गलत है, लेकिन कोई बात नहीं, कहते ना हम तो जैसा मर्जी, हम तो एक नागरिक हैं, हम कर भी क्या सकते हैं। हम तो इलेक्शन भी देने जाते हैं तो लालच के जो है आड़ में आ जाते हैं कि सरकार हमारे लिए पानी फ्री कर रहा है, बिजली फ्री कर रहा है, हमें रोजगार भत्ता दे रही है, लेबर कार्ड बना रही है, तरह तरह की जो है कंडे अपना रही है। हम इन्हीं लालचों में आके सरकार को जिता देते हैं। हम भी कहाँ समझदारी दिखाते हैं। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर आपके लिए सदैव महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही लाता है। और मेरा विश्वास है कि जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन अच्छे से याद कर लिया, समझ लिया, कहते हैं इन्हीं क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे। सिर्फ बदला हुआ रहेगा उसका क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन तब समझ में आएगा जब आप हर एक बात को अच्छे से समझिएगा। कहते हैं क्वेश्चन समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। आंसर सबको पता होता है,
और क्वेश्चन किसी को भी पता नहीं होता, तभी तो एग्जामिनर हर तरह क्वेश्चन देता है और आप कन्फ्यूज़ हो जाती हो, लेकिन बाद में आपको जो है वही आंसर आपको पता चलता है, फिर आप अफसोस करते हो कि ये आंसर तो मुझे पता था। इसलिए त्रिपाण हमेशा कहता है कि सभी वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से क्वेश्चन को समझिए, अच्छे से उसको लिख के प्रैक्टिस कीजिए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए था। अब यहाँ पर 7वां क्वेश्चन हम जो देखते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। 7वां क्वेश्चन हमें बताती है कि लोकतंत्र दक्षिण एशिया के लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है। जनरल सी बात है कि लोकतंत्र जो है दक्षिण एशिया के लोगों के लिए पहला पसंद बनता जा रहा है, और इस कथन को आपने सिद्ध करना है कि किस कारण से, कैसे। देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम व्यू से। लोकतंत्र दक्षिण एशिया के लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है। किए गए सर्वेक्षण के अनुसार नतीजे बताते हैं कि दक्षिण एशिया क्षेत्र के सभी 5 देश लोकतंत्र का समर्थन करते हैं, और विभिन्न धर्मों के लोग, आम नागरिक, अमीर और गरीब सभी लोकतंत्र के विचार को सकारात्मक रूप से देखती हैं। यानी देखा जाए तो लोकतंत्र हर एक व्यक्ति जो है मानता है, और प्रतिनिधि लोकतंत्र की संस्थाओं का समर्थन भी करता है। अब कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं, जिससे जो अंतर्गत ये बात साबित करता है कि सारे के लोग जो हैं, यानी देखा जाए तो दक्षिण एशिया के जितने भी लोग हैं वो लोकतंत्र को बहुत पसंद करते हैं, और ये बात क्लियर किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो चलिए इन्हीं बातों पर जो है आगे हम विस्तार पूर्वक सोचें और विचार करें कि आखिर किन कारणों से जो है लोकतंत्र दक्षिण एशिया के लोगों की पहली पसंद है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात तो हम नेपाल की करें तो नेपाल में आपको पता है राजशाही से लोकतंत्र में तब्दीली हो गई है। पहले नेपाल में देखा जाए तो 1990 से पहले के दशक में राजशाही था, लेकिन वहाँ के लोगों ने स्ट्राइक करके, आंदोलन करके 1990 में राजा को मजबूर कर दिया कि देश को जो है लोकतांत्रिक किया जाए, और देश 1990 में लोकतांत्रिक भी हो गई। फिर बात आई 2002 में, जब राजा ने हरकंडे अपना के, हर तरह के पैतरा अपना के लोगों को मजबूर करके फिर से जो है राजशाही शासन को लागू कर दिया और लोकतंत्र को सस्पेंड कर दिया। फिर क्या हुआ, लोग भी पीछे नहीं हटे, और फिर 2006 में फिर से आंदोलन हुई, फिर से संघर्ष हुआ, और फिर से राजा को जो है वहाँ पर राज्यसभा के जो है लागू करना पड़ा, यानी वहाँ पर गठित करना पड़ा, फिर से लोकतंत्र को बहाल करना पड़ा। लेकिन अब लोग यहाँ तक चुप नहीं रहे, लोगों ने कहा कि यहाँ पर एक संविधान भी होना चाहिए। फिर वहाँ पर 2006 में संविधान का भी निर्माण किया गया, और तब से आज तक जो है वहाँ पर करीबन लोकतंत्र का ही राज चल रहा है, राजशाही नहीं आई है। तो ये बात यहाँ पर साफ करता है कि लोगों को लोकतंत्र बहुत पसंद है, क्योंकि कभी राजा का राज्य, कभी लोकतंत्र का राज्य। चलिए ये राजा का जो है अपना एक षड्यंत्र है कि राज्य को ख़त्म नहीं किया जाए, अपने शासन को बरकरार रखा जाए, इसलिए लोगों में जो है लोकतंत्र की भावना को ख़त्म किया गया। लेकिन वहाँ के लोग भी बहुत समझदार थे, कहते हैं दक्षिण एशिया के जितने भी जो लोग हैं वो लोकतंत्र को ही पसंद करते हैं, और ये नेपाल की बातों से साफ यहाँ जाहिर होता है। और यहाँ नेपाल की ही बात ना करें, कहते हैं अंग्रेज़ों से आज़ादी के बाद में श्रीलंका और भारत सफलतापूर्वक लोकतांत्रिक व्यवस्था संचालित किया है। यानी देखा जाए तो आज हम 2023 में जो है बिलोंग कर रहे हैं, और 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, तब से जो है भारत ने अब तक जो है लोकतंत्र का ही सहारा लिया है। लेकिन आगे आने वाला समय में लोकतंत्र रहेगा कि नहीं भारत में, ये इसमें प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि जैसे जैसे राजनीति में हालात पैदा होते जा रहे हैं, लगता नहीं कि लोकतंत्र अब यहाँ पर जो है बच सकेगा। क्योंकि कहते हैं जो सत्ता के लालची लोग सब हैं भारत को कई टुकड़े करने में लगे हुए हैं, तरह तरह के जो है हड़कंडे अपना रहे हैं और तरह तरह के रूल रेगुलेशन बनाते जा रहे हैं। तो जनरल सी बात है, जो इतने सालों में नहीं हुआ कहीं अब वो हो ना जाए, ये बहुत ही जो है दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। श्रीलंका में देखा जाए तो यहाँ पर भी कुछ संघर्ष अच्छा नहीं रहा है। कहते हैं लोकतंत्र तो है, भारत में भी लोकतंत्र है, श्रीलंका में भी लोकतंत्र है, लेकिन श्रीलंका में सिर्फ एक ही धर्म की प्रोटी दी जाती है, सीली की दी जाती है, और तमिली को जो है वहाँ पर नकारा जाता है, जिसके कारण लोकतंत्र होने के पश्चात भी यहाँ पर जो सरकार सिर्फ सीली की तरफ ही नज़र रखती है। तो इसके कारण भी लोकतंत्र होने के पश्चात भी यहाँ पर जो है दो रवैया हो रही है, जो कि लोकतंत्र की सफलता के लिए कभी भी सही नहीं होगा। आगे हम भूटान की बात करें तो भूटान जो है राजाशाही के से लोकतंत्र परिवर्तन हुआ है। भूटान ने भी वहाँ पर राजशाही तंत्र थी,
क्योंकि आपको पता ही होगा जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय सभी देशों ने अपने आप को अलग कर लिया था। तो भूटान भी, जैसे बांग्लादेश भी, वह जैसे पाकिस्तान भी, सब के सब अलग हो गए, ठीक है। लेकिन यहाँ के लोगों को लोकतंत्र बहुत पसंद था। उस समय राजवाड़े थे, प्रिंसेस स्टेट था, तो उन्होंने अपने स्टेट को प्रिंसेस स्टेट ही रहने दिया, भारत में सम्मिलित नहीं हुए। तो वो जो है अब वहाँ के लोग जो है भारत को देख के लोकतंत्र की मांग किया और वहाँ पर जो है उन्होंने राजशाही से लोकतंत्र में बदल डाला। अगर मालदीव की बात करें तो मालदीव भी इसके पीछे नहीं रहा है। मालदीव बहुदलीय प्रणाली के साथ साथ राष्ट्रपति शासन प्रणाली के साथ जो है सल्तनत के गणतंत्र बना लिया है। यानी मालदीव भी पीछे नहीं रहा है, वो भी जो है बहुदलीय प्रणाली के साथ साथ राष्ट्रपति शासन प्रणाली को भी जो है सल्तनत गणतंत्र से बना लिया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं कि सब बातों से एक बात तो साफ हो जाता है कि इस निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि लोकतांत्रिक अनुभव को मिश्रित रिकॉर्ड के बावजूद दक्षिण एशिया के सभी लोगों ने लोकतंत्र की आकांक्षाओं को साझा करते हैं। यानी देखा जाए तो दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं, जितने भी यहाँ पर लोग निवास करते हैं, उनको लोकतंत्र में बहुत विश्वास है। और लोकतंत्र में विश्वास क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि ये लोगों के द्वारा चुना गया सरकार होती है और लोग अपने मनमर्जी जो है सरकार चुन सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज लोकतंत्र का अर्थ बदलता जा रहा है। आप जनता हो वो भी गलत तरीक़ों का इस्तेमाल कर रहे हो, आप लालचों में आ जाते हो, लोगों के जो है गलत बहकावे में आ जाते हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने प्रतिनिधि जो चुनते हो बड़े सोच समझ के चुनिए, क्योंकि आपका वो प्रतिनिधि आप पे 5 साल राज करने वाला है, ठीक है। और मुझे पता है जब इलेक्शन हो जाता है तो कोई व्यक्ति का हाथ नहीं उठता है कि भाई हम सरकार को चेंज कर दें, क्योंकि सब अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। तो जब भी आप वोट करते हो, लोकतंत्र को अगर आपको बचाना है तो ऐसे शासक चुनिए जो आपके लिए रहे, आपके लिए कार्य करे। ये ना कहे कि सबका साथ सबका विकास सिर्फ किताबी बातों में नहीं होता है, सिर्फ बोलने से नहीं होता है, उसको करके दिखाने से होता है। सबका है, किसी ने गरीबी हटाओ के नारा लगाया, किसी ने बेरोजगारी हटाओ का नारा लगाया, किसी ने सबका साथ सबका विकास का नारा लगाया। दोस्तों नारों के पीछे नहीं चाहिए, नारे तो देना तो सबका एक कर्तव्य होता है, तरह तरह की बातें आता है। लेकिन बात है कि आपको समझना है, आपको जानना है और आप अपने लिए प्रतिनिधि ऐसे चुनिए जो आपके लिए कार्यरत हो। कहते हैं अपने घर के लिए ना हो, ना अपनी जेबी गर्म करने के लिए हो, सिर्फ आपकी भलाई चाहते हो। और जनता की भलाई तब होता है जब रोजगारी ख़त्म होगी, अनपढ़ता ख़त्म होगा, महंगाई ख़त्म होगी और संप्रदाय दंगा फसाद ख़त्म होगा, तब जाके जो है कोई भी देश आगे बढ़ सकेगा। आगे जो हमारे समक्ष आया है क्षेत्रीय सहयोग के लिए एशियाई संघ यानी सार्क काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं +2 के बच्चों के लिए जो 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, उनके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। सार्क ये एग्ज़ाम में कई बार आया है और इसको जो है अच्छे से समझना उनकी जिम्मेवारी बन जाती है। अगर हम सार्क की बात करें तो सबसे पहले तो सार्क का मतलब क्या होता है, सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात रहता है। देखा जाए अगर सार्क का हम पूरा विस्तृत नाम देखें तो यहाँ पर दिया गया है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी सार्क दक्षिण एशियाई के 8 देशों का एक आर्थिक और राजनीतिक संगठन है और इसकी स्थापना देखा जाए तो 1985 में हुई थी। यानी इसकी स्थापना जो हुई थी 1985 में हुई थी और इसमें पहले जो देश सदस्य के रूप में थे वो बांग्लादेश थे, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे और राष्ट्राध्यक्ष ने औपचारिक रूप से चार्टर को अपनाया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 1985 में जो है इसकी गठन की गई और इसमें कुछ ही 8 देश ही सम्मिलित थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी इसमें देशों के नाम देखिए दोस्तों, बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है कि जो आपके पड़ोसी देश हैं, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, उन्हीं को यहाँ पर सम्मिलित किया गया, उससे बाहर कोई नहीं था, क्योंकि ये दक्षिण एशियाई देश थे और इसमें सिर्फ 8 देश सम्मिलित थे: बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। देखा जाए तो इसको अफगानिस्तान को 2007 में सार्क के 8वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया। यानी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहले तो 7 सदस्य ने इसका जो है निर्माण करवाया 1985 में, लेकिन 2007 में जो है अफगानिस्तान भी सार्क देश की जो है सदस्यता हासिल किया और आज तक 18वें शिखर सम्मेलन आयोजित हो चुकी है। यानी अब तक जो है 18 शिखर सम्मेलन हुई है
और नेपाल के पूर्व विदेश सचिव सार्क के वर्तमान महासचिव हैं। यानी देखा जाए तो नेपाल के पूर्व विदेश सचिव जो है सार्क के महासचिव हैं। यानी ये बात देखा जाए तो 2016 तक की ही है, अभी जो है बदल भी चुके होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप जो है इसको देख लीजिएगा कि अभी के जो है वर्तमान कौन है। 19वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो हुई थी 2016 में पाकिस्तान द्वारा की जाएगी, ये निर्धारित की गई कि 2016 में जो है पाकिस्तान द्वारा किया जाएगा। और ये देखा जाए तो समय समय पर होता ही रहता है, ठीक है। और ये सार्क सम्मेलन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इसमें विशेषता ये भी होता है अगर कोई देश इसको मना कर देता है तो सार्क के जो है गठबंधन नहीं हो पाता है, यानी उसका जो है शिखर सम्मेलन नहीं हो पाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सार्क देशों में से कोई भी देश अगर मना कर देता है तो उसका जो है बैठक नहीं हो पाती है, और इस वजह से ये जो है टलती रहती है। यही बात हुआ था जब 2021 में भी ऐसा ही देखने को मिला, जब पाकिस्तान ने वहाँ पर जो है कश्मीर मुद्दा उठाया गया था सार्क सम्मेलन बैठक में, ठीक है। और इसमें हुई थी, लेकिन वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से जो है ये बैठक की गई थी, और आप इस बात को जानते भी होंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण थी, ठीक है। तो ये ज़रूरी है। आगे देखते हैं क्या है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है उद्देश्य। देखिए सार्क का आखिर उद्देश्य क्या है, ये जानना हमारे लिए काफ़ी दिलचस्प और महत्वपूर्ण भी रहेगा। कहते हैं सार्क का लक्ष्य दक्षिण एशिया क्षेत्रों के भीतर आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति और संस्कृति विकास को बढ़ावा देना है। यानी सार्क का लक्ष्य जो है, मेन लक्ष्य देखा जाए तो दक्षिण एशिया क्षेत्रों के भीतर आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और संस्कृति विकास को बढ़ावा देना है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सार्क के उद्देश्य जैसे कि इसके चैप्टर में परिभाषित है, इस प्रकार दिया गया है, जो यहाँ पर बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण उद्देश्य है। देखिए पहला उद्देश्य यही आता है कि दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। दूसरी बात थी सभी व्यक्तियों को जो है सम्मानपूर्वक जीने और उनकी जो है पूरी क्षमता का एहसास कराने का अवसर प्रदान करके क्षेत्रों में जो है आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और संस्कृति विकास में तेज़ी लाना। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सभी व्यक्तियों के जो है सम्मानपूर्वक जीवन और उनकी पूरी क्षमता का एहसास करने का अवसर प्रदान करना और आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और संस्कृति विकास में तेज़ी लाना है। उसके पश्चात था इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया के देशों के बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और मजबूत करना। यानी दक्षिण एशिया के देशों के बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और मजबूत करना सार्क का मुख्य उद्देश्य था। उसके आगे जो है आपसी विश्वास, समझ और एक दूसरे की जो है समस्या की सराहना में योगदान दे, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर विचार सार्क की थी कि आपसी विश्वास, समझ और एक दूसरे की समस्याओं की सराहना में योगदान देना। उसके पश्चात आगे देखें तो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग और पारंपरिक सहायता को बढ़ावा देना, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण थी कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग और जो है पारंपरिक सहयोग को बढ़ावा देना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। उसके पश्चात देखें तो अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को मजबूत करना भी इसका मेन उद्देश्य था कि अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को जो है मजबूत करना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। इवन कि देखा जाए तो सामान्य हित के मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय रूपों में आपस में सहयोग की मजबूत करना भी इसका उद्देश्य था। यानी सामान्य हित के मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय रूपों में आपस में सहयोग को मजबूत करना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। उसके पश्चात देखें तो सामान्य लक्ष्य और उद्देश्य वाले अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन के साथ सहयोग करें, ये भी इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण इसके उद्देश्य थे। सामान्य लक्ष्य और उद्देश्य वाले अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन के साथ सहयोग की भावना काफ़ी महत्वपूर्ण थी। उसके पश्चात देखें तो संरचना और प्रक्रिया जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसके अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट तो रहता यही कि सार्क के 5 सिद्धांत क्या है। देखिए सार्क ने अपने 5 सिद्धांत बनाए थे जो जरूरी भी था, इससे कोई दूसरा देश जो है दूसरे देशों पर जो है प्रभाव नहीं डाल सकता, इसलिए सार्क ने 5 सिद्धांतों का निर्माण किया। आप लोग इसको जो है याद भी रख सकते हो क्योंकि एग्ज़ाम में जो है सार्क के 5 सिद्धांत भी पूछ सकते हैं। तो जनरल सी बात है, पहला तो ये कि सार्क में सहयोग, संप्रभु, समानता का अधिकार होना चाहिए। क्षेत्रीय अखंडता काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है।
राजनीतिक स्वतंत्रता भी इसका महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक माना जा सकता है। उसके पास सदस्य राज्यों के आंतरिक मामलों में जो है गैर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सदस्य जो होंगे इसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का उनको कोई इजाज़त नहीं दिया गया था। और जर्नल सी बात है, इनका मुख्य उद्देश्य था पारंपरिक लाभ, यानी सबको लाभ इससे पहुंचे, क्योंकि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है उसका एक ही उद्देश्य होता है कि एक दूसरे को सहयोग देना, एक दूसरे को जो है काफ़ी मदद करना। इसके मेन मुद्दे और भी थे कि क्षेत्रीय सहयोग को सार्क सदस्य के द्विपक्षीय और बहुपक्षीय जो है संबंधों के पूरक के रूप में देखा जाता है। और सार्क शिखर सम्मेलन जो है प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं और शिखर सम्मेलन की जो है मेज़बानी करने वाले देश संघ का अध्यक्ष होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सार्क शिखर सम्मेलन जो है प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं और शिखर सम्मेलन की जो है मेज़बानी करने वाले देश संघ का अध्यक्ष होता है। निर्णय सर्वसम्मति के आधार पर किए जाते हैं, जबकि द्विपक्षीय और विवादस्थ मुद्दों को सार्क के विचार विमर्श से बाहर रखा जाता है। 8 सदस्य देशों के अलावा जो है 9 पर्यवेक्षक जो है राज्य सार्क शिखर सम्मेलन में शामिल होते हैं। यानी देखा जाए 8 तो इसके सदस्य हैं ही हैं और 9 जो है पर्यवेक्षक के रूप में जो है सार्क शिखर सम्मेलन में शामिल होते हैं। इनमें चीन है, अमेरिका है, म्यांमार है, ईरान है, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस एंड यूरोपीय संघ। ये जो है देखा जाए 9 जो है पर्यवेक्षक जो है के रूप में शिखर सम्मेलन में जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपको ये बात समझ आना चाहिए, है तो इसके 8 सदस्य ही जो इस देश जो है सार्क के सदस्य के रूप में होते हैं, लेकिन बाकी जो 9 हैं वो पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ पर जो है शिखर सम्मेलन में भाग लेते हैं, जिसमें चीन, अमेरिका, म्यांमार, ईरान, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस और यूरोपीय संघ इसमें सम्मिलित है। यदि आगे हम बात करें सहयोग के क्षेत्र, अब देखिए यहाँ पर बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि देश सहयोग के निम्नलिखित क्षेत्रों पर हस्तक्षेप हुए हैं। देखिए सहमत हुए हैं, यानी देखा जाए तो सार्क का जो मेन मुद्दा है सहयोग का क्षेत्र है तो वो है कृषि एवं ग्रामीण विकास, दूसरा है शिक्षा एवं संस्कृति, दूसरा है जैव प्रौद्योगिकी और आगे है आर्थिक व्यापार और वित्त, ऊर्जा, पर्यावरण, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिक, सूचना, संचार और मीडिया, गरीबी निर्मूलन, सुरक्षा पहलू, लोगों से लोगों के बीच संपर्क और वित्त पोषण तंत्र। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और सबसे महत्वपूर्ण इसका जो उद्देश्य होता है वो है सामाजिक विकास। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे जो हमारे समक्ष आया है नवीनतम विकास, जो अभी कुछ समय पहले ही सार्क के द्वारा किया गया कुछ यहाँ पर नवीनतम विकास है। कहते हैं 2014 में काठमांडू में आयोजित 18वां शिखर सम्मेलन जो है सार्क घोषणा के अपनाने के साथ संपन्न हुआ था। यानी सार्क शिखर सम्मेलन का जो है सार्क घोषणा को अपनाने के साथ ही संपन्न हुआ था और घोषणा पत्र जो है श्रम प्रवासन के सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता वाले मुद्दे के रूप में पहचानता है। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि सार्क देश दक्षिण एशिया से प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहयोग करने के लिए सहमत है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण अनुच्छेद 21 है, जहाँ पर जो है श्रमिकों को, जो प्रवासी श्रमिक हैं उनके सहयोग की बात यहाँ कही गई है। शिखर सम्मेलन के दौरान सार्क नेताओं ने अधिकारियों से महिलाओं और बच्चों की तस्करी से निपटने और उनसे रोकने का भी आह्वान किया है। देखिए कहते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है उनका मुख्य उद्देश्य जो है लोक कल्याण की भावना होती है, लेकिन इस पे क्या वो सख्ती से कार्रवाई करते हैं, इस पे प्रश्न चिन्ह है। उन्होंने साफ शब्दों में यह कहा है कि महिलाओं और बच्चों की तस्करी से निपटने के लिए रोकने की आह्वान किया है। सिर्फ आह्वान किया गया है, लेकिन इस पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। कहते हैं आज भी जो है मानव व्यापार हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी जो है समस्या है पूरे विश्व के लिए। कहते हैं 2015 के बाद के विकास एजेंडों के संबंध में भाग लेने वाले देशों का लक्ष्य क्षेत्रीय स्तर पर यथार्थ विकास लक्ष्यों को उचित रूप से प्रासंगिक बनाने के लिए एक अंतर सरकारी प्रक्रिया शुरू करना था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और ज़रूरी भी है। तो इसी के साथ हमारा
ये चैप्टर ही खत्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसमें हमने हर एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश किया और समझाने की आपको कोशिश किया। इसमें हर बात को हमने विस्तारपूर्वक चर्चा किया, और हो सकता है अगर आप इसे अच्छे से मेहनत कर लो तो इसमें से ही क्वेश्चन एग्जाम में आने की चांसेस रहते हैं, क्योंकि एग्जामिनर इससे अधिक क्वेश्चन दे नहीं सकता। लेकिन अगर आप ध्यानपूर्वक नहीं समझोगे, नहीं पढ़ोगे, तो शायद आपको समझ ना आए। इसलिए अच्छा है कि इसको ध्यानपूर्वक समझिए, सोचिए, विचार कीजिए। और त्रिपाण स्टडी सेंटर कहता है कि इससे अधिक एग्जामिनर कुछ भी नहीं दे सकता। जो हमने इन चैप्टरों के अंतर्गत किया है, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण थे। एमसीक्यू तो आपको इसी से ही बनेंगे, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसको अच्छे से समझिए। अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो अगर आप मन से त्रिपाण स्टडी सेंटर का मदद करना चाहते हो तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। और शेयर करने में कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। ठीक है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो जर्नल सी बात है, इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आने वाला समय में जो है बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। आपके जितने भी सिलेबस है, जितना ही आपको जो है सब्जेक्ट है, सभी का वीडियो यहाँ उपलब्ध है। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर 8 से लेकर MA तक के लिए बच्चों के सारे वीडियो उपलब्ध है और समय समय पर बनाई जाती है, और वो इम्पोर्टेंट होते हैं एग्जाम व्यू से। तो उसको सोचिए, विचारिए, समझिए, और त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।